सो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। और आज जेई बोर्ड्स या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर पढ़ाई लिखाई से हटके कुछ बात करेंगे और मैं कुछ अपने लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जो मैंने अभी तक क्लास 12th तक मैंने फेस किए हैं। कुछ ऐसे चैलेंजेस, क्या गलतियां की हैं मैंने जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। वैसे मैं हर वीडियो में बता देता हूं ऑलरेडी, बट ये थोड़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। बेसिकली मैं अपनी जर्नी काफ़ी लोअर क्लास से बता रहा हूँ तुम्हें कि क्या क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। मेरा ग्राफ ऐसे रहा है बेसिकली, किसी भी अगर तुम अभी तक की जर्नी की बात करो तो फोर्थ क्लास मैंने ऊपर लिख रखा है, फोर्थ क्लास से बेसिकली बताऊंगा। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास तक क्या होता है यार कि जो हमें संगत मिलती है, फॉर एग्जांपल तुम्हें घूमने वाले दोस्त मिल गए तो होता क्या है कि घूमने का मन करता है। पेरेंट्स से कहते हैं कि पापा मम्मी ये लोग घूमने जा रहे हैं, मेरे को भी घूमने जाना है। ठीक है, ये उस टाइम होता है ऐसा, मतलब थर्ड क्लास तक क्या 7th 8th क्लास तक होता है कि यार वो घूमने जा रहा है, मैं क्यों नहीं घूमने जा रहा, राइट। या फिर कोई बहुत खेलने वाले दोस्त मिल गया तो दिन भर उसके साथ खेलते रहते हो, या कोई पढ़ाई करने वाला भी मिल जाए तो उसके साथ पढ़ाई भी कर लेते हैं। मतलब ऐसा हाल होता था मेरा। तो मैं बताऊं तुमको कि जो मिल जाए वैसे ही मैं बन जाता था। मेरा खुद का कुछ नहीं था तब तक, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि खुद की क्या पर्सनैलिटी होती, खुद के अंदर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है कि तुम लोगों को अट्रैक्ट कर सको। बट मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था, मैं दूसरों पे ही अट्रैक्ट हो जाता था। वो अगर खेलने वो जा रहा है तो मैं भी खेलूंगा, वो अगर घूमने जा रहा है, अगर उसने पावर रेंजर वाली स्वॉर्ड खरीदी है तो मैं भी खरीदूंगा, मेरे को पावर रेंजर वाली स्वॉर्ड चाहिए। अगर वो जाके दशहरा वाले मेले में कुछ खरीदता है अच्छा सा बो एंड एरो तो मेरे को भी वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, अभी के अभी चाहिए। ऐसा मेरा हाल था थर्ड क्लास तक। तो थर्ड क्लास से बेसिकली जब मैं फोर्थ क्लास में आया तो एडमिशन हुआ मेरा वन ऑफ द टॉप स्कूल्स, बेस्ट आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द सिटीज़। ठीक है, थर्ड क्लास तक ऐसे ही नॉर्मल स्कूल में एक चल रहा था और फोर्थ क्लास में आते ही एक अच्छे स्कूल में आया। अब अच्छे स्कूल में आने का क्या मतलब है यार, अच्छे स्कूल में जब तुम आते हो तो ऑब्वियसली टीचर्स अच्छे रहते हैं, कंपटीशन ज़्यादा रहता है, बच्चे अच्छे रहते हैं, थोड़ा भीड़ भी ज़्यादा रहती है क्योंकि बड़े स्कूलों में सेक्शन ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक जब तुम नॉर्मल स्कूल से जाते हो बेसिकली एक फोर्थ क्लास में एक अच्छे स्कूल में जब तुम एंट्री लेते हो तो होता क्या है, तुमने जो थर्ड क्लास में एग्ज़ाम्स दे रखे होते हैं अपने, फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्ट हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, फाइनल हो रहा है, उसमें होता क्या है कि जो आंसर्स लिखे रहते हैं कॉपी में, तुमने किसी टीचर ने एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाया है इंग्लिश का, उसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में नोट करवा दिए 4 से 5, वही याद करके गए, वही एग्जाम में पूछा गया, लिख दिए, 25 आउट ऑफ 25 कन्फर्म। ये होता था थर्ड क्लास तक मेरे साथ। बट फोर्थ क्लास में क्योंकि एक अच्छे स्कूल में आया तो मेरे को लगा कि यार ठीक है, मतलब पढ़ाई का क्या अंतर रहता है, पढ़ाई तो हर जगह एक ही जैसी होती है, तो वैसे ही पढ़ के जाते हैं। बट जब पढ़ के गए 30 मार्क्स का वो टेस्ट था, 30 में से सिर्फ 10 मार्क्स आए। तो मैंने सोचा यार ये मतलब हुआ क्या, अभी तक तो 25 आउट ऑफ 25 आते थे, 30 मार्क्स का हुआ है तो 10 क्यों आ रहे हैं, ऐसे क्या गलती कर दी मैंने। तो बैठ के मतलब माई मॉम शी आस्क्ड द टीचर कि ऐसा क्या हो रहा है। तो बेसिकली जब उन्होंने क्वेश्चंस दिखाए तो यार ये रियलाइज़ हुआ कि जो बुक्स लिखी, जो भी बुक्स थी हमारी, बुक्स फॉलो हो रही थी, आईसीएसई बोर्ड था तब मेरा, तो उस बुक्स में लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को उठा के उस स्कूल के टीचर्स ने क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चन फ्रेम किए थे एक एक लाइन पे। वो तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यार कॉपी में जो क्वेश्चन लिखा है वही याद करके जाओ, फुल मार्क्स आएंगे। बट ऐसा नहीं था। तब रियलाइज़ हुआ कि यार इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो एट दैट मोमेंट एक टीचर ने कहा था मेरे को कि इसका कुछ नहीं हो सकता, बेसिकली पेरेंट्स से कहा था कि इसका कुछ नहीं हो सकता, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है इसके लिए कोप अप करना स्टडीज़ के साथ। तो ये तो यूनिट टेस्ट था। अब यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली के बीच अप्रॉक्स 1 मंथ बचा था। तो मैंने सोचा यार कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हाफ ईयरली में और अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए। हाफ ईयरली में जब परफॉर्मेंस हुई तो 10th पोजीशन आई। सिर्फ क्लास की बात बता रहा हूँ, स्कूल में तो पता नहीं कितने बच्चे थे, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा था, 100 150th 200th पोजीशन पे रहा हूँगा, लेकिन क्लास में 10th पोजीशन आई और वो क्लास टॉपर्स की नहीं थी। सबसे बड़ी बात उसमें ये थी। लेकिन फिर भी जो टॉपर था उसने आके 1-2 लोगों को और लाया अपने साथ, आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले ही आए थे, उन्हीं लोग को ज़्यादा दिक्कत रहती है। उसने कहा कि यार हम लोगों की तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आई है, इस बंदे की 10th आई है, ये क्या कर लेगा, ये कैसे पीछे कर लेगा, हम लोग कहाँ फर्स्ट पे, ये कहाँ 10th पे। तो मैं थोड़ा उस टाइम शाई रहता था, अब तो मैं बोलना सीख रहा हूँ धीरे धीरे। बट
मैं चुप था, मैं सुन रहा था बस उसकी बातें कि यार हाँ यार ठीक ही तो कह रहा है कि अगर अभी 10th आई है तो ये जो बंदा फर्स्ट पे है मैं इसको कैसे पीछे करूँगा, राइट। ऐसा होता है, मन में आता है कि यार 10th पे है, वो फर्स्ट पे है, वो फर्स्ट अपनी पोजीशन मेंटेन कर लेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है यार वो सबसे घातक वस्तु होता है तुम्हारे जेई की प्रिपरेशन का। बहुत टफ होता है कि अगर किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छी पोजीशन आ रही है तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लगातार मेहनत करने वाले बहुत कम होते हैं यार। तो 4th क्लास में ऐसा ही चला, ठीक है। हाफ ईयरली में 10th पोजीशन आई, फर्स्ट। एनुअल एग्जाम में मेरी 10th से 7th हो गई, उसकी फर्स्ट से 3rd हो गई। तो मुझे लगा कि यार मैं तो ऊपर बढ़ा, ये तो नीचे गिरा। लेकिन फिर भी मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता था। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन अभी भी मुझसे 4-5 नंबर आगे थी, तो अभी तक मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता था। बेसिकली मैं इस स्कूल में 7th क्लास के हाफ ईयरली तक था, तो 7th क्लास तक ऐसे ही चला सब। 5th 6th में थोड़ी संगत वंगत बिगड़ जाती है, दूसरे डायरेक्शन में। एक दूसरा डायरेक्शन होता है यार, वहाँ हम लोग मूव करने लगते हैं जब टीनेज लाइफ में पहुँचते हैं। तो वैसे उससे दूर रहना चाहिए, मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ, आगे बताऊँगा और क्लासेस में हुआ था ये सब। तो बेसिकली 7th क्लास के हाफ ईयरली का जब रिजल्ट आया तो मेरी 3rd पोजीशन आई। मैं अभी तक फर्स्ट, मेरा एम क्या था देखो मैं बताता हूँ। 10th से फर्स्ट मेरा एम था पहुँचना, कि यार स्कूल के एंड तक मैं 10th से फर्स्ट तो पहुँच ही जाऊँ। जब भी मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ या स्कूल कंटिन्यू भी कर रहा हूँ तो मैं 10th से फर्स्ट पहुँचना मेरा एम था पूरे स्कूल में। उसमें हुआ क्या कि यार 5th में आई 10th पोजीशन हाफ ईयरली में, 5th के फाइनल में आई 7th, 6th के हाफ ईयरली में आई 6th पोजीशन। मतलब मैं वो क्या बताऊँ यार, मैं उस साल टॉप कर जाता। हर बार मैं यही बोलता हूँ कि कभी मेरे 99 परसेंटाइल आ जाते, 5000 आ जाता, बट एक आध दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो मेरे को बहुत बुरी तरह गिरा देते हैं। उसमें से उस टाइम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था। मेरे 67 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। जब इससे पहले जितने पेपर आए थे, टॉपर और मेरे में 1 नंबर का अंतर था, मैं उससे आगे था। मेरे आए 67 आउट ऑफ 100, उस टॉपर के आए थे 98 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। देख रहे हो, सीधा 32 मार्क्स का डिफरेंस आ गया था उसके बाद। तो फिर टॉप क्या छोड़ो, मैं 6th पोजीशन पे आया किसी तरह। तो थोड़ा लगा कि यार सॉरी 5th के हाफ ईयरली में 6th पोजीशन, अब इसको इम्प्रूव करके 4th बनाते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं। बट जो पीछे वाले होते हैं यार तुमसे, वो और ज़्यादा एफर्ट मार रहे होते हैं। तो तुम्हें ये अपने ऊपर रखना होगा बिलीफ कि तुम उनसे ज़्यादा एफर्ट मारो। वो ऑफकोर्स तुमसे ज़्यादा एफर्ट मारेंगे क्योंकि उनको भी वो फर्स्ट पोजीशन दिख रहा है, तुम्हें भी वो फर्स्ट पोजीशन दिख रहा है। डिपेंड करता है कौन ज़्यादा एफर्ट करता है, राइट। तो 6th से मैं 7th हो गया 5th के फाइनल में, फिर से डिमोशन। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है। फिर 6th के हाफ ईयरली में फिर से 6th आ गया, 6th के हाफ ईयरली में फिर से 6th आ गया, एक पोजीशन फिर से इंप्रूव हुई। 6th के फाइनल में मैं 5th आया। तो मैंने कहा ठीक है 5th तक आ गए, अभी फर्स्ट वाला वो टारगेट दिख रहा था कि हाँ यार ये है। और मैं एक और चीज़ बताऊँ यार, उस टाइम मैं देखो घूमता फिरता बहुत था, कैंटीन वगैरह में खाता रहता था और खेलता भी बहुत था। कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा रेगुलर स्टडी करता था मैं, बट जो क्लास के टॉपर्स थे बेसिकली उन पे मेरी एक तिरछी नज़र रहती थी कि यार ये बंदा इस क्लास में टॉप कर रहा है, ये इसने इस सेक्शन में टॉप किया और ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर या ऑलराउंडर ऑफ द ईयर होता था उस टाइम उस स्कूल में, ये बन रहा है, ये ट्रॉफी मेरे को चाहिए। मेरे को कुछ भी करके ऑलराउंडर ऑफ द ईयर बनना है, फ़र्क नहीं पड़ता कैसे बनना है, बस बनना है, खेल कूद के बन जाना है, बस पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, बस ऑलराउंडर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी उठानी। ऐसे नहीं होता है बाद में मेरे को पता लगा। एनीवेज, तो 6th के फाइनल में 5th, 7th के हाफ ईयरली में 3rd, 7th के हाफ ईयरली में 3rd। अब 7th का फाइनल दिख रहा था कि यार फर्स्ट पोजीशन दिख रही थी। 7th के हाफ ईयरली में मेरे फादर का बेसिकली एक दूसरा जॉब लगा था, तो स्कूल बदलना पड़ा था। अब 7th के हाफ ईयरली में मैं 3rd आया था और वो बंदा जिसने मेरे को 10th पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन आने पे बोला था कि यार ये कैसे कवर करेगा 4th क्लास में, वो आया था 5th, अब मतलब अपने सेक्शन में आया था। तो मैंने सोचा मैं क्या बोलूँ यार, लेकिन एक चीज़ जो मैंने हमेशा से सीखी है, उस टाइम जो हम लोग के स्कूल में डायरीज आती थी, बेसिकली उनके ऊपर कोट्स लिखे रहते थे एंड तो वहाँ मैं कोट्स पढ़ता रहता था अपने टाइम पास करने के लिए। तो एक कोट्स लिखा था, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। तो मैंने अपनी मैम से उसका मतलब बेसिकली पूछा था कि मैम इसका क्या मतलब है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मतलब वर्ड्स ही तो, मतलब हम ही तो बोलते हैं, एक्शन क्या बोलता है। तो मैम ने मेरे को थोड़ा सा हिंदी में अच्छे से उसको ब्रीफ नॉलेज के साथ समझाया था। तब से मैं समझ गया था कि यार ठीक है मेरी 3rd आई, उसकी 5th आई, लेकिन उसको कुछ नहीं बोलना है यार। अपने अगर तुम्हारी रैंक अच्छी आ रही है, सामने वाला खुद समझ जाएगा यार कि उसने गलती की है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये था
7th क्लास के हाफ ईयरली तक की कहानी। अब हाफ ईयरली से जब मैं दूसरे स्कूल में जाता हूँ, ठीक है, जहाँ मैं 8th क्लास तक पढ़ा, पूरी 8th क्लास तक, तो वो स्कूल बेसिकली उतना फेमस नहीं था, बहुत कम लोग जानते थे, इससे थोड़ा लो ही लेवल था वो स्कूल। बट वहाँ कुछ लोग, 1-2 लोग CMS को जानते थे कि यार हाँ, सॉरी, ये जो मेरा 4th क्लास का स्कूल था इसका मैं नाम मेंशन करना भूल गया, CMS इन लखनऊ, ओके। तो यहाँ जब मैं इस स्कूल में गया 8th क्लास वाले स्कूल में, तो इसमें कुछ लोग जानते थे कि यार ये CMS से आया और इसकी 3rd पोजीशन आई, तो डेफिनेटली इसके यहाँ भी अच्छे नंबर आएंगे या टॉप भी कर सकता है। ऐसी थिंकिंग थी 1-2 लोगों की, पता नहीं क्यों थी उनकी ऐसी थिंकिंग। उनको ऐसे देख के वो लोग मेरे को सोचते थे कि यार मैं काफ़ी सीधा हूँ। जाता था मैं क्लास में ऐसे करके बैठ जाता था, स्टार्टिंग के 10-15 दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर जब 8th क्लास में उन लोगों ने मेरा असली चेहरा देखा, तब उन लोगों को शौक लगा कि यार इसको तो गलत रीड कर लिया था, ये तो कुछ और ही निकला। एनीवेज, तो 7th क्लास के हाफिली मैंने भी ऐसा सोचा कि हाँ यार, वहाँ तो 3rd आ गई तो यहाँ तो डेफिनेटली फर्स्ट आ जाएगी। बट हुआ ये कि वहाँ मेरी आ गई 6th पोजीशन एग्ज़ाम में, 7th के फाइनल एग्ज़ाम में 6th पोजीशन आ गई। काफ़ी दुख हुआ कि यार मतलब मार्किंग भी लीनियंट, पेपर भी वो जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं कॉपी में जो लिखवाए हैं वही पूछे जा रहे हैं, फिर भी 6th पोजीशन। तो रियलाइज़ होता है कि ये नतीजा था सिर्फ और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस का। ओवर कॉन्फिडेंस मेरे को हर स्टेज पे होता है लाइफ के। अब तो मैंने उसको थोड़ा सा मतलब कंट्रोल में रखा हुआ है अपने कि यार मैं टारगेट से थोड़ा सा रह जाता हूँ फिर अभी भी, बट फिर भी मैंने उसको अपने कंट्रोल में रखा है कि यार ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है बस। इस सबसे बुरी चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस रहती है यार, तुम्हारी कोई भी एग्ज़ाम की जर्नी हो, तो लाइफ की जर्नी हो, ओवर कॉन्फिडेंस रहती है। 8th में मेरा असली चेहरा सबने देखा। 8th में मैंने पढ़ाई लिखाई के अलावा सारे काम किए। सारे काम मतलब तुम समझ रहे होगे मैं किसकी, वो बैड हैबिट्स पे मत जाओ, स्मोकिंग वगैरह वो सब नहीं आता यार, लेकिन हाँ जो स्कूल में जो भी काम कांड कर सकते थे वो सारे काम किए हैं। और बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार गलत कर दिया था उस टाइम, ये काम नहीं करना चाहिए था। ट्रूथ डेयर खेल खेल के, रेड हैंड खेल खेल के बहुत नुकसान हुआ था अपना यार। एनीवेज, तो 8th क्लास भी ऐसे ही चली, कोई रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं आता था। 7th 6th पोजीशन इसी पे अटके रहते थे, उसी सीट पे बैठ जाते थे। वहाँ पे मतलब पोजीशन वाइज सीट थी कि 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 11th 12th ऐसे करके सीट्स रहती थी हर रो की। जो लास्ट आता था वो उधर कोने में बैठता था और मैं इधर कोने, क्योंकि 7 सीट होती थी 6 7, तो मैं यहाँ बैठता था, हम लोग बातें कर लेते थे। फ़र्क नहीं पड़ता यार कौन लास्ट आता है कौन नहीं। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई में ज़रूर नहीं उतना अच्छा कर पाते, लेकिन एक्चुअली में उनका नेचर काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं आपके। तो ऐसे दोस्त डेफिनेटली बहुत कम होते हैं, बट बना के रखने चाहिए। और ऑब्वियसली फ्रेंड्स की डेफिनेशन में क्या बताऊँ, फ्रेंड्स वो होते हैं जो डिफ़िकल्ट टाइम में काम आते हैं, ये वो दैट्स इट। काफ़ी लोगों ने डेफिनेशन बता रखी है, बट हाँ ट्रू फ्रेंड्स 1 ही 2 होते हैं, बहुत कम होते हैं ट्रू फ्रेंड्स, ओके। तो ये था 8th क्लास तक सुपर नेचुरल ट्रांजिशन मेरा, मैंने बता दिया सुपर नेचुरल ट्रांजिशन क्या था। 9th + 10th क्लास, फिर से 9th + 10th क्लास में क्या हुआ, एवरेज रही, बट आगे बताऊंगा क्या हुआ। बट 9th क्लास में भी ऐसा ही चलता रहा, पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा कम ध्यान, खेल कूद में ज़्यादा, बाहर की चीज़ों में ज़्यादा, क्लास मॉनिटर बना दिया गया। लेकिन फिर भी टॉकेटिव सबसे ज़्यादा सत्यांश शर्मा रहता था अपनी क्लास में। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्लास मॉनिटर है या नहीं, टीचर का जो गैप होता था ना एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक, लंच सत्यांश शर्मा करता था पीछे बैठ के, दूसरों का भी लंच खा लेते थे। तो काफ़ी कुछ किया 9th क्लास में, बट फिर रिज़ल्ट आया तो फिर दुख हुआ कि यार फिर से गड़बड़ हो गई। अब तो 88% आया था। अब यहाँ पे 88% आने के बाद 10th क्लास जो हमारी हुई, रीशफलिंग हुई, एक्चुअली बैचेस की रीशफलिंग हुई। ये सबसे मज़ेदार पॉइंट था, क्योंकि 10th क्लास जो थी जिसमें मैं गया था वो थी टॉपर्स की क्लास। मतलब जितने टॉपर्स थे स्कूल के, 1-2 को हटाकर ऑलमोस्ट सारे, उन्होंने 10th A थी हम लोग की, 10th D थी, सॉरी 10th D थी, 10th D में सारे टॉपर्स भर दिए। और मेरे को और मेरे जैसे और जो दोस्त थे मेरे 9th क्लास के अच्छे अच्छे जो मस्ती करते थे, उनको भी उसमें भर दिया। तो अब हम लोग, यार टॉपर्स को तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं, वो तो वहाँ भी टॉपर थे यहाँ भी टॉपर रहेंगे, लेकिन हम लोग को फ़र्क पड़ गया कि यार वहाँ मतलब वहाँ 5th पोजीशन आई थी, यहाँ 15th आएगी। ऐसा लगता था कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, अब तो टॉपर ज़्यादा हो गए क्लास में। बट कोई बात नहीं, हमें क्या, मस्ती करते रहना, हैंड क्रिकेट खेलते रहो, फ्लिप द बॉटल करते रहो, ट्रूथ डेयर खेलते रहो, यही सब चलता था क्लास में। एक बार तो टीचर ने पकड़ लिया था हैंड क्रिकेट खेलते हुए, काफ़ी डांट पड़ी थी। मेरे को नहीं मेरे आगे जो खेल रहा था, एक्चुअली मेरी बैटिंग ओवर हो गई थी, तो वो खेल रहा था, उसको पकड़ लिया। वो
उसने नाम नहीं लिया हम लोगों का। अच्छा हुआ, क्योंकि अगर हम लोग का नाम लेता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि 8-9 बंदे यार, एक रो में तुम बैठे हो, 2 रो ऐसे हैं, ठीक है, आखिरी के 4 इधर, आखिरी के 4 उधर वाले, वो 4 टीम इधर, एक टीम, ये इंडिया वो पाकिस्तान, ये इंडिया वो पाकिस्तान, ये मुंबई इंडियंस वो चेन्नई सुपर किंग्स, ऐसे चलता था। स्कोर भी नोट डाउन करते थे यार कि किसने कितने मैचेस जीते, मतलब इतना उस टाइम क्रेज था हैंड क्रिकेट खेलने का। कोई बात नहीं, उस हैंड क्रिकेट का नतीजा आया 10th क्लास के हाफ ईयरली में, या यूनिट टेस्ट कह लो, हाफ ईयरली कह लो, सब में ऐसी परफॉर्मेंस रही। 85% 10th क्लास के हाफ ईयरली में, जो क्लास सबसे आसान मानी जाती है जेईई की प्रिपरेशन में, और टॉपर्स 98, 99, 97 ऐसे ऐसे परसेंटेज आ गए थे। उसमें क्या हुआ कि इंग्लिश की जो हमारी टीचर थी, आई वोंट टेक द नेम, बट वो थोड़ा पार्शियलिटी करती थी, ठीक है। वो एक टॉपर्स की अलग रो बना दी कि यार फर्स्ट रो में सारे टॉपर्स, सेकंड रो में उससे कम, थर्ड रो में उससे कम, फोर्थ रो में एकदम कम। तो एकदम कम में तो नहीं आए हम लोग, थर्ड रो में आ गए, मेरे कुछ दोस्त फोर्थ में भी आ गए। इनफैक्ट अभी मैंने एक पॉडकास्ट लिया है नीट AIR 130 का, वो भी थर्ड फोर्थ रो में किसी एक में था। तो ऐसे उन्होंने शफलिंग कर दी, बहुत बुरा लगा, काफ़ी हम लोग सारे दोस्त गुस्साए, लेकिन कोई बात नहीं। ऑफकोर्स टीचर थी जो कर रही थी अच्छे के लिए कर रही थी। ऑफकोर्स स्कूल का रिजल्ट इंप्रूव करना है तो टॉपर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, बैक बेंचेस पे कम। उस टीचर ने ये बोला कि मतलब मेरे को नहीं, इस बार तो चारों हमारा जो ग्रुप था 5-6 लोगों का, उन सबको बोला कि तुम लोग का बोर्ड में कुछ नहीं हो सकता, 85% ही आया है, 85% ही रहेगा, ठीक है। तो सबको थोड़ा थोड़ा बुरा लगा। हम दोस्तों में क्या था कि बुरा जल्दी लग जाता था, और उसको फिर प्रूफ करने के पीछे हम लोग भागते थे कि यार अब तो ये प्रूफ करके दिखाना ही दिखाना है। तो बोर्ड्स का तो बाद में छोड़ो, जब हाफ ईयरली आया तो प्री बोर्ड्स में ही सबने सोच लिया कि यार कुछ भी हो जाए, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर लाने, बाकी सब्जेक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंग्लिश में हम लोग के ग्रुप में मेरे सबसे हाईएस्ट आए थे, मैथ्स में हम लोग के ग्रुप में एक दूसरे दोस्त के हाईएस्ट आए थे। तो ऐसे ही चलता रहा, हाईएस्ट हम ही लोग के ग्रुप से आया था, सब कोई ज़्यादा वो नहीं था। तो 80 में से मेरे 79 आए थे इंग्लिश में, और हाफ ईयरली में 61 आए थे, जबकि टॉपर्स के उस टाइम 78-79 आए थे। तब उस टीचर को थोड़ा बिलीव हुआ कि हाँ कुछ हो सकता है। वो टीचर ने फिर सारी मेरी मतलब जो कॉपीज़ थी वो सारे स्टूडेंट्स को एक एक करके दिखाना शुरू की कि यार ऐसे लिखने का तरीका होना चाहिए। मैं कभी तुम लोग को शेयर करूँगा वीडियो में, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स आने वाले हैं, तो क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए आंसर्स लिखने का। दो इट इज़ सब्जेक्टिव नाउअडेज, बट स्टिल वो कुछ अंडरलाइन करना, कुछ होती है, ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो तुम जैसे फ़ोटो एडिट करते हो तो इफेक्ट्स लगाते हो, वैसे ही पेपर जब लिखते हो तो कुछ इफेक्ट्स होते हैं, उनके थ्रू तुम काफ़ी अच्छा कर सकते हो। तो ऐसे कॉपी दिखा दी तो काफ़ी अच्छा लगा यार। 95% आए थे मेरे प्री बोर्ड्स में। जो लोग कहते हैं कि हाँ प्री बोर्ड्स में अगर 90+ भी आ रहे हैं तो बोर्ड में अच्छा करोगे, तो फाइनली बोर्ड में 97% आए, एक बच्चे को छोड़ के। बाकी उनके जितने फेवरेट स्टूडेंट्स थे सारे, 1-2 को छोड़ के बाकी सारे 0.1 0.2 ऐसे परसेंटेज से पीछे थे। दो मैं किसी को यहाँ पे कोई बुराई नहीं कर रहा, और मैं जानता हूँ मेरे वो दोस्त इस वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे, तो यार देखो बुरा नहीं मानना तुम लोग भी सच्चाई जानते हो कि हम लोगों के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ था क्लास 10th में। एनीवेज क्लास 10th काफ़ी अच्छी क्लास भी थी। तो ऐसा ही रहा, क्लास 10th का भी सिनेरियो रहा। इसमें एक 10th का फेलियर नहीं कहूँगा, इट्स ओके, बोर्ड में अच्छे नंबर आए। 10th में जुड़ा PRMO फेलियर, ये 10th में फेलियर जुड़ा था, राइट। 0 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 102, कट ऑफ था 2। वो चेस बोर्ड वाला क्वेश्चन मैंने बता रखा है वीडियो में, चेस बोर्ड वाला क्वेश्चन आया था, पता नहीं क्या किया मैंने उस क्वेश्चन में। अच्छा 10th से 11th में आते हैं तो एक और ट्रांजिशन होता है। जनरली जितने ट्रांजिशन होते हैं ये दोस्ती यारी से ही इन्फ्लुएंस होते हैं, काफ़ी गलत डायरेक्शंस में हम लोग जाते हैं जब टीनेज लाइफ में रहते हैं। तुम लोग समझ रहे होगे, दोस्ती यारी सिर्फ लड़कों से ही नहीं, आगे मैं नहीं कहूँगा, तुम लोग समझ गए होगे अपने आप, काफ़ी समझदार बच्चे हैं, मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में। तो 11th अगेन सुपर नेचुरल ट्रांजिशन फिर से हुआ। इसमें क्या ट्रांजिशन था बेसिकली कि 10th में आ गए बोर्ड में अच्छे नंबर, तो 11th में भी अच्छे आएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। 11th की पढ़ाई अलग रहती है यार। जो CBSE बोर्ड है उसमें ये जो 10th से 11th वाला जंप है ये बहुत ज़्यादा है, ICSE बोर्ड में उतना नहीं है। तुम अगर ISC बोर्ड का सिलेबस देखोगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने 10th में पढ़ाई रखी होती हैं यार। 11th के प्री रिक्वेसिट जो टॉपिक्स होते हैं उन्होंने कुछ टॉपिक्स पढ़ा रखे होते हैं ऑलरेडी। तो आई थिंक GP उन लोगों ने पढ़ रखा था। एनीवेज आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट येस ये जो CBSE में 10th से 11th वाला डिफरेंस है ये उस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता था कि यार 11th से एकदम आयनिक इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर्स पढ़ने लगे। 10th तक अभी तक वो पढ़ रहे थे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स
और हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने लगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये सब टॉपिक्स 11th में आते थे। तो थोड़ा लगता था कि यार कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये मतलब ज़्यादा ही हो गई पढ़ाई। तो 11th में ऐसा ट्रांजिशन हुआ। और 11th में हम लोग सोच के क्या आते हैं कि यार IIT बॉम्बे CSE, मतलब दिस इज़ द टारगेट दैट एवरीवन एम्स फॉर आफ्टर एंटरिंग क्लास 11th। दो दे डोंट पुट दैट मच ऑफ हार्ड वर्क, मैंने भी नहीं इतना हार्ड वर्क किया था, मैं फैक्ट बता रहा हूँ यार। ये 12th के हाफ में जाके रियलाइज़ होता है कि यार क्या इतना हार्ड वर्क किया था कि IIT भी CSE मिले। तब लगता है कि यार अब शुरू कर देते हैं, क्योंकि IIT भी CSE अभी काफ़ी दूर है। तब जाके कहीं नए IIT के CS में कुछ लोग आते हैं, या फिर नए IITs, मतलब IIT में जस्ट एंट्री होती है उसके बाद जब मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादा हो रहा है। एनीवेज, सच बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ इसमें आराम से देखना पूरी वीडियो को। तो 11th क्लास में ऐसा ही चलता रहा, ऐसे पढ़ाई। देखो अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और कहूँगा, तुम्हारे फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। 11th क्लास में मेरा क्या था कि पढ़ाई तो करता था, मतलब NCERT फिज़िक्स की, उसके बैक एक्सरसाइज टीचर ने सॉल्व कराए, खुद भी किए। स्कूल क्लास की बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री पढ़ी, टीचर ने बोला होमवर्क करके लाना, होमवर्क नहीं करता था मैं, लेकिन होमवर्क से मेरे को बहुत दिक्कत रहती थी। प्रोजेक्ट वगैरह जो भी मिलते थे, ग्रुप बना देते थे, चार्ट पेपर पे यार वो ड्राइंग करना, वो सब मुझसे नहीं होता था, तो वो मैं किसी और को दे देता था। बट जो होमवर्क दिया, एटलीस्ट जो चैप्टर पढ़ाया वो रीड कर लिया, या फिर RD शर्मा सब्जेक्टिव सॉल्व कर लेता था। बट कहीं ना कहीं लग रहा था 11th क्लास में कि कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री हो रहा है, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था कि वो जो IIT है, मतलब थोड़ा नॉलेज तो था कि JEE का टफनेस लेवल क्या होता है सॉरी, इग्नोर इट। तो नॉलेज था कि JEE का कैसा टफनेस लेवल होता है, बट इतना आइडिया नहीं था कि उसकी प्रिपरेशन किस लेवल पे करें। तो ये रियलाइज़ हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं तुम लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि जो 11th वाले देख रहे हैं, या 12th वाले भी देख रहे हैं, 12th वालों के पास 4-5 महीना है JEE मेंस में, और अगर दूसरे अटेम्प्ट की बात करें तो 6 से 7 महीने हैं, और एडवांस में भी 8-9 महीने हैं। तो 11th वालों और 12th वालों, अगर अभी कुछ लग रहा है कि कोई कमी है, तो या तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाद में रिग्रेट होता है। फॉर एग्जांपल मेरी ये रैंक आई है जो भी JEE एडवांस में, बाद में बताऊंगा। इसमें हो सकता था कि अगर कोचिंग ज्वाइन की होती तो बेटर रैंक आती। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हाँ, कोचिंग रहती तो शायद नए IIT में CS मिल जाता। मैं ये नहीं कह रहा मेरे को एकदम टॉप IIT में CS मिल जाता, बट नए IIT में मिल सकता था, क्योंकि 15-20 नंबर का अंतर आ जाता है यार, ठीक है, कोचिंग करने वालों को। ये 11th की कहानी थी। इसमें एक और फेलियर, फिर से PRMO फेलियर। PRMO तो एकदम वो फेलियर हो गया था घर वाला, 2 बार PR। इसमें मेरे 12 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 102 और कट ऑफ था 17, तो 5 नंबर फिर रह गए थे। वैसे जो 8 नंबर आए थे वो तुक्के से आए थे, एक क्वेश्चन सही था 12th क्लास। अगेन दैट वन मोमेंट, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा था, कहाँ गया, 10th क्लास में दैट वन मोमेंट मैंने बता दिया, टीचर ने मेरे को कहा था। 12th क्लास में फिर से एक वो मोमेंट आता है जब 11th क्लास का रिजल्ट देख के तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे टीचर्स को पता लग जाता है कि यार इस बच्चे का IIT में नहीं हो सकता, इसका हो जाएगा, इसका नहीं होगा, ऐसा फील होता है टीचर्स को, राइट। तो मेरे 11th में आए थे 87-88%। तो सबको लगा कि हाँ, मतलब IIT मुश्किल है, नहीं बहुत टफ़ है, मुश्किल क्या, काफ़ी टफ़ है। तो कुछ लोगों ने बोला कि तुम्हारा IIT में, देखो मैं एग्जैक्ट वर्ड्स क्या बोलूँ, तुम्हारा IIT में नहीं हो सकता, तुम हवा में रहते हो, यू हैव दैट ओवर कॉन्फिडेंस, दैट एटीट्यूड, ब्ला ब्ला, बहुत लोगों ने बोला था मेरे को। तो जिस दिन ये शब्द बोले ना यार लोगों ने, उस दिन काफ़ी ज़्यादा रोया था मैं। पेरेंट्स थे ऑफ कोर्स साथ में कंसोल करने के लिए, बट उन्होंने भी कहा कि कोई बात नहीं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये कोटेशन मैं हमेशा से अपने लाइफ में फॉलो करता आ रहा हूँ, और आई होप आगे भी करूँगा। ऐसा मेरे को कहा, तो कहा कि बस तुम पढ़ाई करते रहो, बाकी बाद में देखा जाएगा, IIT मिलता है, NIT मिलता है, या प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं, GFTIs मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, आगे तुम्हारी स्किल पे काम रहता है। कॉलेज में बस एक तुम्हें प्लेटफॉर्म देते हैं, IIT NIT बेटर प्लेटफॉर्म देते हैं, बेटर एक्सपोजर देते हैं, बाकी स्किल्स पे वर्कआउट करना वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कहा। तो 12th क्लास में फिर मैंने ठान ली कि यार NIT तो कंफर्म करना ही करना है, NIT कंफर्म करना है, इस मतलब NIT से नीचे नहीं, वो भी अच्छे NIT से नीचे नहीं। अब क्लास 12th की पढ़ाई करते करते कुछ और एग्ज़ाम्स आते हैं, फॉर एग्जांपल KVPY, ये फेलियर, NSEP, NSEC, ये भी एक फेलियर था मेरा। तीनों एग्ज़ाम्स में से एक भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, पूरा पैसा बर्बाद इस एग्ज़ाम्स में। बट पैसा बर्बाद नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला।
क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता यार कि तुम कहाँ से गिर रहे हो, फ़र्क ये पड़ता है क्या तुम गिरने के बाद उठते हो और फिर उस जगह पे पहुँचते हो या उसके ऊपर जाते हो, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। ये नहीं फ़र्क पड़ता कहाँ से गिर रहे हो, ठीक है। तो इन सब के फेलियर से मेरे को ये थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि अब अपनी पढ़ाई को थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं। जेई में 4 महीने रह गए हैं, तो मैंने क्या किया, स्टिकी नोट्स लगाया अपने स्टडी टेबल पे। टारगेट रखा 180 प्लस इन फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये आइडिया दिया था कि 180 प्लस लाओगे तो 99 परसेंटाइल हो जाएगा, तो बेसिकली वो टारगेट रखा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स आए 136, फिर से थोड़ा सा फेलियर, ठीक है, 44 मार्क्स, काफ़ी डिफरेंस होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, टारगेट लगे रहने। तो 15 दिन रह गए मार्च अटेम्प्ट में, मार्च अटेम्प्ट में कुछ इंप्रूव करते हैं। मार्च अटेम्प्ट में आए 156 मार्क्स, 24 मार्क्स से अभी भी पीछे, कोई बात नहीं। जुलाई अटेम्प्ट आता है, जुलाई अटेम्प्ट में आते हैं 190, उसमें काफ़ी टाइम मिल गया था। काफ़ी टाइम मिलने की वजह से कट ऑफ बढ़ गया था, इनफैक्ट क्या बोले, मतलब स्कैमर्स की वजह से भी बढ़ा था, क्योंकि यार जब एक पेपर में 5-6 लोग भी ऐसे बैठते हैं ना जिनके 250, 200, 260, 270 मार्क्स आते हैं, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ जाता है। तो 190 आए, लगा 99 परसेंटाइल आ जाएगा, रिजल्ट आया तो 98 परसेंटाइल। फाइनल अटेम्प्ट में 192 मार्क्स आए, 200 वाला एक मार्क मैंने अपने स्टिकी नोट्स में साइड में लगाया था, उससे रह गया थोड़ा सा यार, और 99 परसेंटाइल वाला भी रह गया, 98.25 पे आ गया। तो तुम फिर से देखो कि टारगेट थोड़ा सा मेरा रह गया। फिर जेई एडवांस्ड आता है। अब इसमें क्या था कि NITs जो थे मेरे, सॉरी जेई मेंस के रैंक पे मेरे को अच्छे NITs मिल रहे थे यार, ऐसी बात नहीं है। NIT इलाहाबाद में, NIT इलाहाबाद हो गया, NIT नागपुर हो गया, VNNIT सॉरी, NIT नागपुर हो गया, और NIT जयपुर हो गया। इन सब में मैकेनिकल मिल रहा था, वारंगल या किसी में मेरे को केमिकल मिल रहा था। तो ठीक है, एक अच्छे NITs में लोअर ब्रांचेस मिल रही थी। मैकेनिकल को मैं लो नहीं मानता, मैकेनिकल केमिकल लगभग एक जैसी ब्रांच है, तो ये सब ब्रांचेस मेरे को मिल रही थी। बट मैंने बताया पेरेंट्स को कि ये सब मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक तुमने अच्छा बैकअप अपना सिक्योर कर लिया है, और इसके साथ मेरा एक और बैकअप था LNMIIT CSE, मैंने वो फॉर्म भर दिया था। ये मेरा इकलौता बैकअप था जो मैं कंसिडर करके चल रहा था। बिटसैट, VIT ये सब एग्ज़ाम्स मेरे, मतलब मैंने नहीं दिए थे, क्योंकि पता है यार जब बिट्स में जाना ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो फीस है वो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती, तो क्यों उसका एग्ज़ाम देना। ठीक है, पेपर आएगा, पेपर घर बैठ के देखा था मैंने, पेपर देखा था, पेपर को एज ए 3 आवर्स या उसके मॉक टेस्ट में अटैम्प्ट कर लिया था मैंने, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सब NITs में मैकेनिकल, तुम कहा कि ठीक है तुम पढ़ाई करते रहो, एक अच्छा ऑप्शन तुमने सिक्योर कर लिया है जेई मेंस के थ्रू, जो तुम्हें अच्छा एक्सपोजर दे दे, ठीक है, एक अच्छी ब्रांच दे दे, अच्छी प्लेसमेंट करवा सकता है। बट फाइनल एम क्या था यार, फाइनल एम IIT था, राइट। तो अब वो वाले स्टिकी नोट्स हटाए जेई मेंस वाले, और अब स्टिकी नोट्स लगाए जेई एडवांस्ड AIR टॉप 5000। ये फाइनल एम था मेरा जो मैंने लगाया था कि यार ये मिल जाए, उसके बाद मैं बहुत इन्जॉय करने वाला हूँ। ओके, तो अब जेई एडवांस से 10-15 दिन पहले मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी। तुम कह सकते हो बेटा ओवर कॉन्फिडेंस, बट मैं उसको नहीं मानता है ओवर कॉन्फिडेंस। एक्चुअली होता क्या है यार, जब तुम सबसे बड़ा एग्ज़ाम, मतलब ठीक है लाइफ में एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं होता, बट फिर भी एक स्टूडेंट लाइफ में यार 12th क्लास तक एग्ज़ाम जेई एडवांस काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। जिस एग्ज़ाम को तुमने 2.5 साल दिया है, मैंने तो 1 ही साल दिया था, तो उस एग्ज़ाम में मन में ये थॉट्स आने लगते हैं कि यार अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर फेलियर, फिर उस फेलियर से कैसे खड़े होंगे, NIT में मिलेगा, रिलेटिव बोले थे क्या यार क्या पढ़ाई की, IIT नहीं मिला। तो पहले तो यार ये दूसरों के बारे में सोचना छोड़ो, मैंने ये बहुत सोचा, और जब तक सोचा तब तक फेलियर मिला। जैसे ही सोचना बंद किया वैसे ही थोड़ा थोड़ा कंडीशंस इंप्रूव होने लगी। तो दूसरों के बारे में मत सोचो कि सामने वाला क्या कहेगा, जो कह रहा होता है एक्चुअली में वो खुद NITian या IITian नहीं होता है, राइट। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, बट नहीं, देखो जो NITian IITian होता है उसको पता रहता है कि यार हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, वो और मोटिवेट करता है। वो तुमसे ये नहीं कहेगा कि यार तुम्हारा NIT में नहीं हुआ, IIT में नहीं हुआ, वो नहीं कहने वाला तुमसे, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज एन NITian एंड IITian वॉट एवर। तो 99 ये जेई एडवांस का टारगेट रखा था AIR 5000, बट एडवांस एक हफ्ते पहले तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने ऑलरेडी बताया था, काफ़ी ज़्यादा हो गई थी यार, ठीक है। उसमें जो कफ कोल्ड हो गया था, तो इसी में जाके मेरे को एग्ज़ाम देना पड़ा था, थोड़ी दिक्कत हो रही थी 3 घंटे AC में बैठने से। फाइनल जब रैंक आई यार, तो आया 9153 रैंक आई थी मेरी जेई एडवांस में। तो मुझे लगा कि यार फिर से टारगेट से रह गए। यहीं पे मेरे को रिग्रेट होता है कोचिंग वाला,
क्योंकि होता क्या है, कोचिंग जाते हो तो ऑलरेडी वो तुम्हारे 15 से 20 मार्क्स इंप्रूव कर देते हैं, एटलीस्ट 15 तो कर ही देते हैं। अब ये 15 अगर इंप्रूव हो जाते हैं तो ऑलरेडी तुमको मिल जाती है 6,000 तक, 6,500 तक तुम्हारी रैंक आ जाती है। तो मीडियम जनरेशन IITs में इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई वगैरह लेके जा सकते हो। तो ये फील हुआ उस टाइम कि यार फिर से वही चीज़ जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो रही है। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला पार्ट था मेरा यहाँ तक का, इसको मैंने एंड में थोड़ा इम्प्रूव किया, लेकिन शायद उतने एफर्ट्स नहीं डाले जो मेरे को डालने चाहिए थे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यही सब मैं बताने वाला था यार तुम लोगों को, क्योंकि कभी कभी पढ़ाई से तुम लोग का ही मन बोर हो जाता होगा। मैं भी शॉर्ट नोट्स अपलोड करते करते बोर हो जाता हूँ कभी कभी। तो मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसी चीज़ शेयर करते हैं जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि पढ़ाई तो देखो हर कोई कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जो हमें फ़ायदा प्रोवाइड करते हैं। और एक तरीके से मेरी जर्नी थी। मैंने अगर 11th-12th की डिटेल में जाऊँ तो एक और काफ़ी बढ़िया किस्सा रहेगा, लेकिन वो कभी और डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।